गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की व्यवसायिक अध्ययन की कक्षा में जो विषय हम पढ़ने वाले हैं वो विषय है वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय एवं वित्तीय नियोजन। बच्चों इस यूनिट में हम वित्त के बारे में पढ़ेंगे, हम फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनेंस जो है वो क्या होता है, वित्त क्या होता है और व्यवसाय जो है वो वित्त का कार्य कैसे करता है। यही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें सब टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, वित्तीय प्रबंध का अर्थ, उसके बाद उसकी परिभाषा हम करेंगे, वित्तीय प्रबंध की किसी भी व्यवसाय में क्या भूमिका रहती है, क्या रोल प्ले वो करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और फिर जो वित्तीय निर्णय एक वित्तीय प्रबंधक के द्वारा लिए जाते हैं वो कौन कौन से निर्णय होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, ये हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप इसको सुनिएगा। सबसे पहले अगर वित्तीय प्रबंध का अर्थ हम करें बच्चों, वित्त क्या है? वित्त माने धन, रुपया, पैसा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय का संचालन स्थापित करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और उन सभी संसाधनों को खरीदने के लिए हमें कुछ प्रतिफल देना पड़ता है, हमें कुछ रेम्युनरेशन जो है वो देना पड़ता है। तो वो रेम्युनरेशन देने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, हमें वित्त की आवश्यकता होगी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब प्रबंध हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, आपको याद होगा फर्स्ट जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने प्रबंध के बारे में किया था कि प्रबंध क्या है। प्रबंध जो है एक ऐसी कला है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या काम करना है। माने पहले तो हम अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उस उद्देश्य को सर्वोत्तम ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वित्तीय प्रबंध क्या है बच्चों? ये प्रबंध की एक शाखा है। माने प्रबंध जो किया जाता है वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रबंध किया जा सकता है। जैसे हम अपने कर्मचारियों का प्रबंध कर सकते हैं, कर्मचारी जो है वो अच्छा काम करें, कितने कर्मचारी हमें चाहिए। प्रबंध जो है वो हमारा संसाधनों में, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल है उसका प्रबंध हम कर सकते हैं। हम जो है मार्केटिंग जो है उसमें कैसे हम अपने सामान को अच्छी तरह से बेचें वो प्रबंध कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा वित्तीय प्रबंध जो है वो भी क्या है, प्रबंध की एक शाखा है। और ये क्या करती है बच्चों? ये तो धन की व्यवस्था करती है। माने जितना धन हमें चाहिए उतना धन वो लेके आती है अलग अलग जो स्रोत है वहां से, नंबर एक। और उसके बाद फिर जब वो धन हमारे पास आ गया है बच्चों तो उसका उचित सर्वोत्तम प्रयोग उसका करेंगे। माने धन को अगर हम सही जगह पे विनियोग करेंगे, सही जगह पे लगाएंगे, सही जगह कौन सी? जहां पे जो हमारी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। माने उसको हम ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएंगे जहां से इनकम जो है वो बाकी जगह से ज्यादा इनकम जनरेट होगी, तो डेफिनेटली उसको हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन बोलेंगे, उसको हम सर्वोत्तम प्रयोग बोलेंगे। तो वित्त प्रबंध और वित्तीय प्रबंध कुछ नहीं है, वो एक ऐसी शाखा है जो वित्त की व्यवस्था और उसके उचित सर्वोत्तम प्रयोग से संबंधित है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वित्तीय प्रबंध की वह शाखा है जो व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था एवं उसके कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसकी परिभाषा में देखें बच्चों तो जे एन मैसी ने परिभाषा दी है। क्या लिखा है उन्होंने कि वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक प्रक्रिया है। संचालनात्मक माने व्यवसाय को चलाने की प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए वित्त को उपलब्ध कराने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी। जो अर्थ में पढ़ा वही यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है। आगे अगर हम इसकी भूमिका देखें, एक वित्तीय प्रबंधक क्या करता है किसी भी व्यवसाय में, एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या रोल प्ले करता है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्या है जो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। इस निर्णय को हम पूंजी बजटिंग भी बोल देते हैं। हमारे वित्तीय प्रबंधक को यह देखना है कि हमें कार्य सुचारू रूप से करने के लिए, व्यवसाय का कुशलतम संचालन करने के लिए कितनी स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता है, हमें कितनी भूमि की आवश्यकता है,
उसके ऊपर कितनी बिल्डिंग भवन कितना बनाना है, हमें किस तरह का बनाना है, हमें मशीनों की कितनी आवश्यकता है, हमें जो है और जो संयंत्र हमारे हैं, कंप्यूटर है और हमारे टूल्स हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है, माने कितने हमें स्थायी संपत्तियां और कौन कौन सी स्थायी संपत्तियां चाहिए, इसका निर्धारण किसने करना है? वित्त प्रबंधक ने ही करना है, वित्तीय प्रबंधक ने ही करना है। क्योंकि उसके लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, जितने वित्त की आवश्यकता होगी, वो उसी ने जो है उसकी व्यवस्था करनी है। सेकंड हमारा है चालू संपत्तियों का निर्धारण। अब व्यवसाय के संचालन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्थायी संपत्तियां ही हमारी पर्याप्त नहीं है। स्थायी संपत्तियां तो एक बार हमने खरीद ली, वो लंबे समय तक व्यवसाय में बनी रहेगी, व्यवसाय में कार्य करती रहेगी। तो व्यवसाय को चलाने के लिए सिर्फ स्थायी संपत्तियों की ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो डे टू डे हमारे जो वर्क है उनको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, कुछ संपत्तियों की आवश्यकता होती है, जिनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, जिनको हमें चालू संपत्तियां बोलते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, हमारे हाथ में पैसा रहना चाहिए। कैश एट बैंक में कुछ पैसा हम रखते हैं, कुछ स्टॉक हम अपने पास रखते हैं, तो ये हमारी करंट एसेट्स है। तो कितनी एसेट्स हमारे पास रहनी चाहिए व्यवसाय के कुशलतम संचालन के लिए, जिससे कि हमारे जो दैनिक खर्चे हैं उनको हम इजीली पे करते रहे, ये निर्धारण भी जो है किसने करना है? वित्तीय प्रबंधक ने करना है। इसके अलावा दीर्घकालीन में अल्पकालीन वित्त को के अनुपात को निर्धारित करना। अब जो वित्त की हमें जरूरत है बच्चों, वो दो तरह से हो सकती है। दो तरह के हमारे वित्तीय उद्देश्य हो सकते हैं। एक हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स। माने हमें जो है दीर्घकाल के लिए पैसे की आवश्यकता हो सकती है और अल्पकाल के लिए। अब ये दीर्घकाल और अल्पकाल क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। जब हमें जो है मशीनों स्थायी संपत्तियों के लिए जब हमें पैसा चाहिए, मशीनों के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, तो हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे हमें जरूरत होती है पैसे की। तो इतना जो पैसा है बच्चों, वो हम कम समय में नहीं उतार पाएंगे, कम समय में नहीं चुका पाएंगे, बल्कि इकट्ठा भी नहीं चुका पाएंगे। हम किस्तों में उसका भुगतान करते हैं और उसका भुगतान हम 1 वर्ष के बाद, माने 1 वर्ष की अवधि में उसका भुगतान हम नहीं कर पाएंगे। 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि हमें चाहिए। ज्यादातर 10 साल, 15 साल, 20 साल जो है ऐसे पैसे को उतारने में लग जाते हैं। तो 1 वर्ष से अधिक की अवधि अगर हो, चाहे वो 2 वर्ष हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दीर्घकाल। तो दीर्घकालीन वित्त क्या है? दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता है उसको हम दीर्घकालीन वित्त बोलते हैं। अल्पकालीन वित्त क्या है? हमें जो डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हमें करने हैं, ऑपरेट करना है बिजनेस को, उसके लिए जो हमें चालू संपत्तियां चाहिए, करंट एसेट्स हमें चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्पकालीन वित्त। माने अल्पकालीन 1 साल से, अल्पकाल क्या माना जाता है? 1 वर्ष से कम की अवधि। माने थोड़े पैसे की हमें आवश्यकता है और वो 2-3 महीने में, 5 महीने में हम चुका सकते हैं आसानी से, तो ऐसे वित्त को हम अल्पकालीन वित्त कहते हैं। माने अल्पकालीन वित्त ऐसा वित्त है जो अल्पकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जाता है और उसका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में ही कर दिया जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वित्तीय प्रबंधक जो है वो डिसाइड करता है कि कुल जितना पैसा एक व्यवसाय को चाहिए, उसमें से हमें दीर्घकाल के लिए कितना चाहिए और अल्पकाल के लिए कितना चाहिए, उसके अनुपात का निर्धारण करता है। कैसे करता है? मान लेते हैं कि किसी व्यवसाय को 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, कुल 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, और इसमें से उसे दीर्घकाल के लिए उसे चाहिए 40 लाख और अल्पकाल के लिए उसे चाहिए बाकी बचे हुए। तो अगर इनका हम रेशो निकालें, इनका अनुपात अगर हम निकालें बच्चों, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 4:1।
माने वित्तीय प्रबंधक ही ये निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, कि 4:1 होगा या 3:2 होगा, कितना होगा, ये वित्तीय प्रबंधक ही निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। अब जो हमें दीर्घकाल के लिए पैसा चाहिए, जो 40 लाख हमें चाहिए बच्चों, ये 40 लाख भी हम अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग रिसोर्सेज से जो है हमें अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वो सोर्स हमारे क्या हो सकते हैं, ये मान लेते हैं कि इस 40 लाख में से हम क्या करते हैं, हम 20 लाख जो है वो शेयर्स से ले लेते हैं, पब्लिक में शेयर इशू कर देते हैं। इसमें से जो है 10 लाख हम क्या करते हैं, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं जनता में, और बचे हुए जो 10 लाख हैं वो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। माने 3 यहाँ पे सोर्स हो गए हमारे फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, तो उनकी रेशो क्या होगी, 2:1:1। तो ये भी डिसाइड करने का काम किसका है, ये वित्तीय प्रबंधक का है। आगे हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से ये अनुपात डिसाइड करते हैं, किसका अनुपात ज्यादा रखते हैं और किसका अनुपात कम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण। अब लाभ हानि खाते में हमारी जो विभिन्न मद आती है उनका निर्धारण भी वित्तीय प्रबंधक के निर्णय पर ही निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम स्थायी संपत्तियों का अनुपात ज्यादा रखेंगे कुल पूंजी में, तो डेफिनेटली स्थायी संपत्तियों में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारा कम या ज्यादा इसी निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेप्रिसिएशन हमारा आएगा। इसी प्रकार से जो हमारा ये लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज का निर्णय हमने लिया था, इसमें भी अगर शेयर से ज्यादा पैसा लेते हैं तो हमें लाभांश देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड ज्यादा आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर हमें डिबेंचर या बैंक लोन से ज्यादा पैसा लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो मद हमारी ज्यादा हो जाएगी। माने लाभ वाली खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिफरेंट आइटम्स आती हैं वो हमारी जो है वित्तीय प्रबंधक के निर्णय पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट और लास्ट जो हम आज का टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, माने वित्तीय निर्णय। वित्तीय प्रबंधक जो निर्णय लेता है वो हमारे वित्तीय निर्णय होते हैं। निर्णय क्या होता है? निर्णय का मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उनमें से हम जिस विकल्प का चयन करते हैं, जिसको अपने लिए सर्वोत्तम मानते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्णय बोलते हैं। माने कईयों में से एक को चुनना ही निर्णय है। तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, उनमें से एक हम चुन रहे हैं, जिसको हम वित्तीय निर्णय बोलते हैं। 3 तरह के बच्चों निर्णय लेते हैं, विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय और लाभांश निर्णय। आज हम एक पढ़ेंगे इसमें से, कौन सा, विनियोग निर्णय। विनियोग माने कहां हमें पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट पे हमें पैसा लगाना है। पैसा कहां लगाएंगे हम व्यवसाय में, या तो स्थायी संपत्तियां खरीदेंगे या चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स, या तो फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स। तो यहां डिसीजन हमें क्या लेना है। पहले तो अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, अगर हम दीर्घकालीन संपत्तियों की बात करें, तो कौन कौन सी दीर्घकालीन संपत्तियां खरीदे, कहां से खरीदे, ये निर्णय हो गया हमारा। और अल्पकाल की बात करें तो करंट एसेट्स के लिए हम कितना पैसा रखें, ज्यादा रखें, कम रखें, ये निर्णय होगा हमारा। माने विनियोग निर्णय क्या है कि व्यवसाय के कुशलतम संचालन के लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा हमें व्यवसाय में किन गतिविधियों में लगाना है, यही निर्णय हमारा विनियोग निर्णय। अब विनियोग निर्णय हमारे 2 तरह के हो सकते हैं बच्चों, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय और अल्पकालीन विनियोग निर्णय। दीर्घकाल तक हमारे पास क्या रहती है, आप सभी जानते हैं, फिक्स्ड एसेट्स रहती हैं, स्थायी संपत्तियां रहती हैं। तो स्थायी संपत्तियों से संबंधित निर्णय को दीर्घकालीन विनियोग निर्णय बोलेंगे, और चालू संपत्तियों से संबंधित निर्णय को हमें अल्पकालीन निर्णय बोलेंगे। अब दीर्घकालीन निर्णय जब हम लेते हैं वित्त का, तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमारे माइंड में आती है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है परियोजना का रोकड़ प्रभाव। भी मान लेते हैं हमने कोई मशीन खरीदनी है, तो उस मशीन का रोकड़ प्रभाव कितना, रोकड़ माने कैश। अब प्रभाव हमारा 2 तरह का हो सकता
का बच्चों, दो तरह का क्या, एक तो हमारा इनफ्लो हो सकता है और एक हमारा आउटफ्लो। हमारे इनफ्लो का मतलब है कि उस परियोजना से हमें कितनी इनकम होगी कुल उसके पूरे जीवन काल में, और आउटफ्लो का मतलब है कि खरीदते समय या फिर आगे रिपेयर के मेंटेनेंस के लिए कुल कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा, कितने पैसे हमारी जेब से जाएंगे, वो आउटफ्लो है। तो एक मशीन हमें खरीदनी है बच्चों, हो सकता है कि कई कंपनियों की मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं, उनको हम परियोजना बोलेंगे। तो हम ये देखेंगे कि भी सभी जो अलग अलग हमारे प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं, उनसे हमारा नेट इनफ्लो कितना है। नेट इनफ्लो कैसे आएगा बच्चों, नेट इनफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा देंगे तो नेट इनफ्लो आ जाएगा। तो सभी प्रोजेक्ट्स का आप नेट इनफ्लो निकालेंगे, तो जिस प्रोजेक्ट का नेट इनफ्लो ज्यादा होगा बच्चों, दैट विल बी सिलेक्टेड, उसको हमें सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारा है आय की दर। अब कई बार ना ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट मतलब हमारे, दो या दो से अधिक हमारे ऐसे हो जाए कि जिनसे बराबर नेट इनफ्लो हो, तो हम क्या करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आय की दर। आय की दर का क्या मतलब है कि हर साल हमें कितनी इनकम मिल जाती है। किसी प्रोजेक्ट की ऐसा हो सकता है कि इनकम बराबर हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट में आय की दर ज्यादा हो, माने वो कम समय में ही उतनी इनकम दे दे, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है उतनी इनकम देने के लिए ज्यादा समय लेता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्रोजेक्ट को चुनेंगे जो कम समय में हमें वो आय दे देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है आज के टाइम में, तो उसमें हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट स्पीड से हमारी चेंज होती रहती है। तो पता नहीं ये मशीन जो हमने खरीदी है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये 10 साल तक काम करेगी, लेकिन 5 साल के बाद ही नई मशीनें बाजार में आ गई, अब हमें मजबूरी में उसको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी मशीन जो कि कम टाइम में 4 साल में 5 साल में ही अगर इनकम हमारी पूरी कर देती है, तो उसी को हम चुनेंगे। और लास्ट हमारा संबंधित यौगिक हो सकती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं भी हमारे पास उसको खरीदने के लिए जो है फंड है कि नहीं है। फंड नहीं है तो जिस कंपनी से हम खरीदने जा रहे हैं वो हमें जो है फाइनेंस की फैसिलिटी हमें दे रही है कि नहीं दे रही है, और एसेसरीज वगैरह क्या दे रही है, हमारे कंपटीटर कौन सी कंपनी की मशीन यूज कर रहे हैं। तो देयर कैन बी मेनी एस्पेक्ट्स, तो वो सारे के सारे हमें देख के निर्णय लेना पड़ेगा। अब दूसरा हमारा अल्पकालीन विनियोग निर्णय। इसमें हम दो ही चीज देखते हैं कि लाभदायकता और तरलता। तरलता क्या है बच्चों? तरलता है जो हमारी चालू दायित्व है, हमारी करंट लायबिलिटीज है, उसको समय पे भुगतान करने की क्षमता को तरलता कहते हैं। भाई जिसके पैसे दे रहे हैं ना, जिस समय दे रहे हैं उस समय अगर हम दे पाए तो हमारी तरलता अच्छी मानी जाएगी। अगर हम नहीं दे पाए, उस डेट को हम आगे सरकाते रहे, तो हमारी तरलता खराब है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी इमेज, उसकी जो गुडविल है, उसकी ख्याति है, उसका लाभ है, उसकी प्रसिद्धि है, वही मुख्य होते हैं, क्योंकि उसे बाजार से पैसा उठाना ही पड़ता है। तो उसे बच्चों ये ध्यान रखना पड़ता है कि इतना पैसा तो हमेशा वो अपने पास रखे कि किसी का भी पैसा उसे चुकाना पड़े, देना पड़े, तो समय पे उसका भुगतान कर पाए। दूसरी तरफ हमारी लाभदायकता है। अब लाभदायकता क्या है? लाभ कमाने की क्षमता। अब लाभ हमें ज्यादा कब होंगे? जब हम खर्चा कम करेंगे और आय हमारी ज्यादा होगी, संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम पैसे से ज्यादा उत्पादन। तो हमें कम पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा पैसा रखेंगे, ज्यादा पैसा मार्केट से उठाएंगे, तो ज्यादा हमें ब्याज या लाभांश देना पड़ेगा, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे हमारे। तरलता कहता है कि कम पैसा रखो, ज्यादा पैसा रखो, जिससे हमारी जो कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी, वो हमारी अच्छी रहेगी। और लाभदायकता कहता है कि कम पैसा रखो, जिससे हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। तो हम किसकी माने? हम दोनों की मानेंगे। हम एक बैलेंस बनाएंगे दोनों के बीच में कि हम ये देखेंगे जितनी जरूरत है उसके अनुसार ही पैसा हम मार्केट से उठाएं, ना तो इतना कम रखें कि हम भुगतान ही ना कर पाए समय में, तरलता खराब हो जाए, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन हमारी एडवर्सली इफेक्ट हो, और ना इतना ज्यादा रखें कि जिसका यूज ही ना हो, उससे हमारे एक्सपेंस बढ़ जाए और हमारी लाभदायकता कम हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारी पोजीशन है दैट विल बी हर्ट। तो ये निर्णय हम लेंगे। तो आज की इस
क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हमें जो बाकी बचे हुए हमारे निर्णय है, वित्त व्यवस्था निर्णय और लाभांश निर्णय, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।